Good morning to you all. This is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes. जैसा कि आपको पता है डेली 7 o'clock पे हम आपके लिए लेके आते हैं जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 20 वेस्ट MCQs क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी। साथ ही साथ अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी हमारी सीरीज़ से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, है ना। सो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा पार्ट 8 जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जो कि हिस्ट्री से है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच मुस्लिम रूलर वॉज द वन हु लूटेड द सोमनाथ टेम्पल। आप सभी ने इस टेम्पल का नाम शायद सुना ही होगा, सोमनाथ टेम्पल। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल, फिर हम आंसर में आते हैं। तो सोमनाथ टेम्पल जो है वो आता है आपके गुजरात स्टेट में या हमारे गुजरात स्टेट में। और मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो उस समय पे जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे उनके द्वारा अटैक किया गया था इस टेम्पल पे, ताकि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ की जो वेल्थ है, यहाँ की जो कह सकते हैं पैसे वगैरह है, उन्हें लूट के ले जा सके। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो रूलर था जिसने इस टेम्पल को लूटा था। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी जिसको बोला जाता है, मोहम्मद काशिम या मोहम्मद गौरी या नॉन ऑफ द एबव। ओके, सो आंसर आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहम्मद ऑफ गजनबी जो थे या महमूद गजनी जिसे बोला जाता था, उनके द्वारा क्या किया गया था, सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया था, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। और इन्होंने लगभग 17 टाइम, लगभग 17 बार भारत पर अटैक किया था, है ना। सो आई होप आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा कि किन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनबी जो थे, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा हुआ था और भारत पे लगभग 17 बार इन्होंने अटैक किया हुआ था, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी कौन थे। तो मोहम्मद गौरी की हम बात करें तो इनके साथ पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के युद्ध लड़े गए थे, है ना। और तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। आपको पता होगा तराइन का पहला युद्ध जो था वो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, है ना, याद रखेंगे 1191 ईस्वी में तराइन का पहला बैटल लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान उसमें जीते थे। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जो है 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध जो था तराइन का वो लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वो मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे, ठीक है ना। सो आप लोग तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध यहाँ पे याद रखेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे, क्योंकि जयचंद जो था उसने हेल्प की थी किसकी, मोहम्मद गौरी की। और जयचंद की हेल्प के कारण ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, आप याद रखेंगे 1192 ईस्वी में। उसके बाद क्या करता है जो मोहम्मद गौरी है, 1194 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ता है, जो युद्ध था चंदावर का युद्ध। आप इसे भी याद रखेंगे, 3 युद्ध यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑब्वियसली एक साइड पे मोहम्मद गौरी था और दूसरी साइड पे वही जयचंद था जिसने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट मोहम्मद गौरी की मदद की थी। और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से जो जयचंद है वो भी पराजित हो जाता है ना। और आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का, 92 में दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी से, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स समझ में आई होगी। ओके, डिस्कस करते हैं आज के हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से। इन विच इंडियन स्टेट द एकेडमिक सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप। आपको यहाँ पे ये बताना है कि हाल ही में इसरो ने एक MOU साइन किया है।
MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एकेडमिक सेंटर इसरो का स्थापित किया जाएगा। मतलब वहाँ पे इसरो से रिलेटेड या जो कह सकते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनसे रिलेटेड क्या कह सकते हैं एक प्रकार से ट्रेनिंग की जाएगी, टीचिंग्स की जाएगी। तो ये सेटअप कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है, ये आपको बताना है ना। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्टेट का नाम, तो ये स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में जो जगह है यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरतकल, है ना। सूरतकल में ये सेंटर जो है एकेडमिक सेंटर उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं कि इसरो ने एक MOU साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल के साथ, है ना। NIT के याद रखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल, दैट इज़ इन कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है, जिसमें क्या किया जाएगा, एक एकेडमिक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, एकेडमिक मतलब जहाँ पे रिसर्च से संबंधित कह सकते हैं टीचिंग्स की जाएगी, रिसर्च से संबंधित कुल मिला के बोल सकते हैं स्टडी की जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सूरतकल जो कर्नाटक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल कर्नाटक में ये इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, ये याद रखोगे। और इसके लिए इसरो हर साल प्रोवाइड करेगा 2 करोड़ रुपए, किसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड, है ना। आपको बताना है कि शेरशाह जो सूरी थे, है ना, शेरशाह सूरी जो थे उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज़ लोकेटेड, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे आता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, काबुल, सासाराम, दिल्ली या आगरा। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। सो ऑप्शन वी इज़ योर करेक्ट आंसर। सासाराम जो जगह है जो कि बिहार में आती है ना, यहाँ पे स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। आप लोग याद रखेंगे, जगह का नाम है सासाराम, स्टेट का नाम है बिहार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शेरशाह सूरी का मकबरा किस जगह पे लोकेटेड है, तो यह है आपका ऑप्शन बी, सासाराम में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि शेरशाह सूरी कौन थे। तो शेरशाह सूरी वह ही रूलर थे जिन्होंने हुमायूं को पराजित किया था, है ना। हुमायूं से उनका जो मुगल साम्राज्य था वो ले लिया था, किस वर्ष ले लिया था, 1530 से 40 तक हुमायूं ने शासन किया था। और 1540 में शेरशाह सूरी से जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं पराजित हो गए थे। याद रखेंगे 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। आप लोग याद रख सकते हैं, 2 युद्ध लड़े गए थे, 39 में चौसा का और 40 में कन्नौज का। तो इस कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित कर दिया था, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, मतलब हुमायूं हार गए थे। और शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा करके नए राजा बन गए थे। मुगल एम्पायर को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, है ना। तो यही शेरशाह सूरी थे जो फिर उनको मरने के बाद उनका टॉम्ब कहाँ पे बनाया गया था, सासाराम में। तो आप ये डिटेल भी शेरशाह सूरी के बारे में याद रख सकते हैं। 1540 से 45 तक इन्होंने रूल किया था, उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में 1555 में हुमायूं ने मौका पाके क्या किया था, मुगल एम्पायर जो है उसे रिटर्न कर लिया था, अपने पास वापस जीत लिया था, ठीक है। सो ये पॉइंट भी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, किसके बारे में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ RPF। RPF का मतलब क्या है, पहले आपको पता होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना, रेलवे पुलिस जिसको हम बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, हम बोल सकते हैं, और नया नाम रखा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, इसके स्टार्टिंग में एक वर्ड जुड़ गया है और लास्ट में भी एक वर्ड जुड़ गया है। ये क्या है, इंडियन शुरू में जुड़ गया है और सर्विस लास्ट में। तो क्या पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। दिस इज द न्यू नेम ऑफ RPF। ये RPF का नया नाम है। और क्या नाम है इसका, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, उसमें स्टार्टिंग में इंडियन जुड़ गया है और लास्ट में सर्विस। सो पूरा नाम क्या हो गया, इंडियन रेलवे
प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि संबंधित है योजनाओं से, जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलती है उनसे। और यहाँ पे हमने शामिल किया है एक बहुत ही फेमस गवर्नमेंट की स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपने सुना होगा इस स्कीम के बारे में, या नाम नहीं सुना होगा तो इसके जो प्रोविजंस है उसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कि यह योजना कब स्टार्ट हुई थी। सो ऑप्शन यहाँ पे हमने 4 मेंशन किया है, 15, 16, 17 या 18। 2015, 2016, 2017 या 2018। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। बट इसका ऑब्जेक्ट क्या है तो आप लोगों को पता होगा, इसमें जो एलपीजी कनेक्शन है या एलपीजी या गैस जो है वो प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक परिवार की जो महिलाएं होती है उनके नाम पे एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें प्रत्येक परिवार को जो घर की महिलाएं होती है उनके नाम पर एलपीजी के कनेक्शन दिए जाते हैं, है ना। सो ये आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 2016 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था मोदी जी के द्वारा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड 5 स्टेप प्रोग्राम 5TS प्लान, जिसका नाम है ना। आपको याद रखना इसका नाम क्या है, 5TS प्लान। और ये क्या है, एक 5 स्टेप प्रोग्राम है ना। और काय के लिए इसे स्टार्ट किया गया है ये भी देखेंगे हम, किस गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया ये भी देखेंगे। सो देख लेते हैं। इट इज़ स्टार्टेड बाय द न्यू दिल्ली गवर्नमेंट, है ना। जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है 5TS प्लान, जिसका क्या ऑब्जेक्ट होगा, टैकल द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो प्रसार हो रहा है उसे टैकल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए 5TS 5 स्टेप प्रोग्राम न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, याद रखना है ना। 5TS प्लान है, न्यू दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस को टैकल किया जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज चक हाउ। यहाँ पे आपको याद रखना है चक हाउ क्या है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ध्यान से समझोगे इसको। सो ये है वैरायटी ऑफ ब्लैक राइस इन मणिपुर। काले चावल की एक वैरायटी है, एक प्रकार का काला चावल है जो कि कहाँ पे फेमस है, मणिपुर, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें। अब ये न्यूज़ में क्या क्यों चल रहा है आपको ये याद रखना है। अभी हमने क्या देखा, चावल की एक वैरायटी है ना, और कहाँ पे पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। बट ये फेमस क्यों चल रहा है हाल ही में न्यूज़ में, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि रिसेंटली इट गॉट द GI टैग। इसे कौन सा टैग दिया गया है, GI टैग। GI टैग का मतलब क्या होता है, G फॉर जियोग्राफिकल, है ना। आप याद रखेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेटर, है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जियोग्राफिकल टैग यानी जी से जियोग्राफिकल, ई से इंडिकेटर, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया है मणिपुर का जो ब्लैक राइस है, मणिपुर का जो चावल है उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, हु इज नॉन एज द तोता ए हिंद। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि तोता ए हिंद के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब ये एक उपाधि है जो एक फेमस पर्सनालिटी को दी गई थी। तो आपको बताना है कि ये उपाधि किसको दी गई थी। 4 ऑप्शन है, कबीर, अमीर खुसरो, तानसेन या अबुल फजल। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर अगेन। जो अमीर खुसरो थे, है ना, उन्हें क्या कहा जाता था, तोता ए हिंद कहा जाता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, है ना। तोता ए हिंद किसे कहा जाता था, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। और ये स्पेशली जो कह सकते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे उनके दरबार में ये रहते थे, याद रखोगे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। बट इनके साथ साथ ये भी माना जाता है कि इन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों के यहाँ पे रहा था, 7 अलग अलग सुल्तानों के
कोर्ट में ये रहे थे। बट याद रखोगे इनको क्या टाइटल दिया गया था, तोता ए हिंद का टाइटल दिया गया था। अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इब्न बतूता हु वॉज द ट्रैवलर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपने सुना होगा इब्न बतूता के बारे में, है ना। इब्न बतूता के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है कि जो इब्न बतूता थे एक ट्रैवलर थे। ट्रैवलर का मतलब राहगीर थे, यहाँ से वहाँ पे घूमते रहते थे, ट्रैवलिंग करते थे, कुछ राइटिंग वर्क भी करते थे। ठीक है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन लिया हुआ है, नाइजीरिया, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया या मोरक्को। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ही वॉज बिलोंग टू मोरक्को, है ना। याद रखोगे जो इब्न बतूता थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, सो ये बिलोंग करते थे मोरक्को से। और ये एक ट्रैवलर थे, ये एक राहगीर थे। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस दिल्ली सुल्तान के समय पे आए थे। सो आपको यहाँ पे याद रखना है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आए थे, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये दिल्ली सुल्तान के समय पे ये दिल्ली आए थे। और इनकी एक फेमस बुक भी है किताबे रहला जिसे बोला जाता है, या नॉर्मली रहला बोला जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इब्न बतूता थे ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, मोरक्को से, ठीक है। और ये किसके समय आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन गिवन टू द चिल्ड्रन। जो शिक्षा का अधिकार है हमारे देश के ऑब्वियसली बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, ये कब दिया गया था। तो ऑब्वियसली ये दिया गया था वाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002। 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके माध्यम से क्या किया गया था, शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया था। और आज के समय में इसे शामिल किया जाता है किसमें, 21A जो हमारा अनुच्छेद है उसमें। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, जिसके माध्यम से क्या किया गया था, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको क्या है, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखेंगे। साथ में आज के समय में पूछा जाता है कि अभी ही क्वेश्चन में शायद पूछा गया था हमारे दिल्ली पुलिस में कि किस आर्टिकल में इसे रखा जाता है। तो ये शामिल होता है आर्टिकल 21A में, है ना। 21 नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, 21A में इसे रखा गया है। ओके, सो आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने शामिल किया है कि व्हेन वाज द किसान सम्मान निधि योजना। आज के समय में बहुत ही फेमस ये योजना चल रही है जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसानों को सालाना 6000 रुपये, है ना, दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। तो आपको ये बताना है कि जो किसान सम्मान निधि योजना है ये किस वर्ष इसको गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, ये कब फोर्स में आई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन हमने लिया हुआ है, 19, 20, 18 या 17। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 2018। 2018 या पूरी बात की जाए तो 1 दिसंबर 2018 को इस योजना को पास कर दिया गया था, किसके द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 2018 में किसान सम्मान निधि योजना जो थी वो फोर्स में आई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है, सांगपो, दिहांग, पद्मा या जमुना, है ना। सो आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन दिस इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दिहांग, है ना। दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में रिवर ब्रह्मपुत्र को। आपको पता है जब इसका ओरिजिन होता है तिब्बत क्षेत्र से, तब इसे कहा जाता है सांगपो। याद रखेंगे, तिब्बत क्षेत्र में इसे कहा जाता है सांगपो। उसके बाद ये जैसे ही तिब्बत से जाती है फ्लो करते हुए और यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। वहाँ पे पहाड़ियाँ है देवांग दिहांग की पहाड़ियाँ, उनके नाम के अकॉर्डिंग ही इसे दिहांग रिवर कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, है ना। सो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग रिवर, और तिब्बत में हो गया सांगपो। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी है, बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच डेट इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेट। किस डेट को इंटरनेशनल युवा दिवस या अंतरराष्ट्रीय
युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन है ये आपका आंसर है यहाँ पे 12 अगस्त को। याद रखोगे 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हम बात कर रहे हैं। यदि भारतीय युवा दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी। बट इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो ये होता है 12 अगस्त को। ठीक है, याद रखोगे आप। डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको किसके द्वारा और कब डिस्कवर्ड किया गया था। सो आपको याद रखना है कोलंबस के द्वारा इसे डिस्कवर्ड किया गया था 1492 में। याद रखेंगे कोलंबस के द्वारा इसे डिस्कवर्ड किया गया था। और कब डिस्कवर्ड किया गया था इसे, तो 1492 1492 में डिस्कवर किया गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये इटली के थे, है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने इसे क्या कहा था, इन्होंने इसे न्यू वर्ल्ड नाम दिया था। न्यू वर्ल्ड का मतलब क्या होगा, नई दुनिया। तो आप याद रख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को इन्होंने क्या कहा था, न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड लेवल पे आपको याद रखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, है ना। 4 ऑप्शन है, कैस्पियन, सुपीरियर, चिल्का या मिशिगन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सुपीरियर जो लेक है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, जो कि आती है आपके नॉर्थ अमेरिका में। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, नॉर्थ अमेरिका में आती है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकरण पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, तो आपको इसे याद रखना है। मणिकरण पावर प्लांट जो है ये आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे मणिकरण पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विंस, या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, ये आपको बताना है। पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो किस प्लैनेट को कहा जाता है, यही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, जुपिटर, मार्स, विनस या सैटर्न। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को भी पता होगा। ऑप्शन सी विनस या शुक्र जिसे हम बोलते हैं, शुक्र ग्रह, ये इसका एक्चुअल आंसर होगा। सो शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। साथ में नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, मार्स ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है ना। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो एग्जाम में अभी कल और परसों में ही पूछा गया था दिल्ली पुलिस एग्जाम में, कि सबसे बड़ा मून किस प्लेनेट का है और इसका नाम क्या है। मतलब किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह से किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। तो आप याद रखना है जुपिटर के उपग्रह सबसे बड़ा है, जिसका नाम है गैनीमाइट, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। गैनीमाइट जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये किसका उपग्रह है, जुपिटर का उपग्रह है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद जिसे बोला जाता है, अंतरराज्यीय परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिषद है ये, इसकी डिटेल हम देखेंगे। पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट या नॉन ऑफ द अबव। ओके, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ अंतरराज्यीय परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, सो प्रधानमंत्री जो है इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है, जिसकी डिटेल हमें आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टिकल 263 में डिटेल मिलती है। पीएम इसके चेयरमैन होते हैं। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, 1990 में अंतरराज्यीय परिषद को स्थापित किया गया था, जिसके लिए सरकारिया कमीशन ने सिफारिश दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखोगे। सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद को स्थापित किया गया था। 263 आर्टिकल में मेंशन है। प्रधानमंत्री इसका हेड होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम
होता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या करना? बेटर रिलेशन स्थापित करना। याद रखोगे, केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो आंसर है आपका देहरादून, जो कि उत्तराखंड में आता है। वहाँ पे आपकी जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लोकेटेड है, याद रखना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? एंड यहाँ पे कैपिटल सॉरी, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, आपने देखा होगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं होती है ना? क्या होता है? लंबाई ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द विड्थ, चौड़ाई के कंपैरिजन में। तो आपको बताना है इसका अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। मतलब यदि 3 लंबाई रहेगी, जो भी रखना है, 3 फीट या 3 मीटर या 3 इंच जो भी रखना है, तो उसके कंपेरिजन में 2 क्या रहेगी? उसकी चौड़ाई रहेगी। मतलब 3 भाग लंबाई 2 भाग चौड़ाई, 3:2, दिस इज द रेशियो, ठीक है, ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे आज के 20 बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर हुए हैं। आप लोग याद रखें, सारी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और प्रेजेंट में जो दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। यदि कोई भी सजेशन वीडियो से रिलेटेड हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।